पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं होते तो कहाँ होते आज आप? बहुत सारे लोग अब्रॉड चले जाते हैं, तो मुझे बाहर नहीं जाना था, ये मैंने पहले से तय किया हुआ था। कि आप साइंटिस्ट बने, उसके बाद आप पुलिस डिपार्टमेंट में आए, ये जो पूरी जर्नी है सर, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, तो लेट अस इम्प्रूव आवरसेल्फ, एग्जैक्टली। तो एंटायर वर्ल्ड विल चेंज। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं श्वेता पंत और आप देख रहे हैं पगडंडी, उत्तराखंड का पहला डिजिटल चैनल जो गांव-गांव से निकल के शहरों तक पहुंच रहा है। और आज ये कारवां रुका है एक ऐसे ही शख्स के पास जिन पर पूरे एक शहर का जिम्मा है। जी हाँ, आज जो हमारे खास मेहमान हैं वो हैं एसपी सिटी हल्द्वानी डॉक्टर जगदीश चंद्रा। वेरी वेलकम सर हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच टीम पगडंडी। थैंक यू सर। तो आज जो हमारा शो है वो बात करेगा आपके बारे में, आपके निजी जीवन के बारे में, आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में और हल्द्वानी शहर के बारे में। तो सर, सबसे पहला सवाल हम शुरुआत करते हैं बचपन से। हर एक इंसान की शुरुआत वहाँ से होती है। सो बचपन सर, आपकी इच्छाएं, आपके सपने, कैसा रहा आपका बचपन? बचपन को अगर याद करूं तो मैं कहना चाहूँगा एक मॉडस्ट अपब्रिंगिंग थी। जैसे कि एक मिडिल क्लास फैमिली में किसी भी बच्चे की ग्रोथ होती है। हम लोग 4 भाई थे। फादर मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे और बहुत वेल पेड ऐसी जॉब नहीं थी कि जिससे चारों भाइयों की बहुत अच्छे ढंग से परवरिश हो सके। पिताजी जिस पोस्ट पे थे, हर एक बाप की इच्छा होती है कि उसके बच्चे उससे आगे जाएं, तो सभी भाइयों के लिए उन्होंने अपना जो मैक्सिमम हो सकता था वो किया। मुझसे थोड़ी ज़्यादा उम्मीद थी, इसलिए थी मैं बचपन से ही थोड़ा शांत, सौम्य, गंभीर प्रकृति का था और उनको बड़ी उम्मीदें थी। और आज मुझे यह कहने में बड़ा गर्व होता है कि मैंने अपने पिताजी के जो सपने थे उनको पूरा किया। अपने सपनों की अगर बात करूं तो बचपन में जैसे एज यूजुअल जो हम लोगों का टाइम था, बहुत सपने तो नहीं देखते थे। हमें उस समय बचपन की जो चीज़ें होती थी उसी में खेलते कूदते मस्त रहते थे। लाइफ में कभी कुछ सोचा नहीं कि ये बनेंगे, लेकिन बहुत मज़ेदार बचपन था। लोकल हमारे खेल थे जी, लोकल ही दोस्त थे जी। बाहर की दुनिया से एक्सपोजर नहीं था। धीरे धीरे जब सेकेंडरी एजुकेशन में आए और उसके बाद कॉलेज में गए तो बाहर की दुनिया से परिचय हुआ, नए दोस्त मिले, नए टीचर मिले, नई दुनिया मिली और उसी में जो सपने थे उनको पंख लगे। उसके बाद फिर तय किया गया कि अब ज़िंदगी किधर की ओर को ले जानी है। शुरू में जो मेरा रुझान था, एकेडमिक रुझान था, और इस कारण मैंने अपनी हायर एजुकेशन ली। जी। अपनी रामनगर से पढ़ाई करने के बाद जो मेरी ग्रेजुएशन थी, पोस्ट ग्रेजुएशन थी, और वो पंतनगर से की, और उसके बाद एमफिल और पीएचडी के लिए मैं जेएनयू चला गया। सर, आप अपने कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कॉलेज जो होता है एक युवा का बहुत ही एक ऐसा सफ़र होता है जो बहुत ज़रूरी भी होता है और बेहतरीन भी होता है। हर किसी के अपने एक एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक स्टोरी होती है। तो हमें, आपने बोला आपने एमफिल और पीएचडी किया, तो हमें क्या समझना चाहिए कि आप एक स्टूडियस से बच्चे थे अपने कॉलेज टाइम पे भी, या शैतान से बच्चे थे जो क्लासेस भी बंक किया करते थे, घूमा फिरा भी करते थे? आप अपने आप को कहाँ रखेंगे अपने कॉलेज टाइम पे? मैं गंभीर प्रकृति का था, ऐसा मैं नहीं, मेरा दोस्त कहते हैं। अच्छा। मेरे घर वाले कहते हैं। अगर वो और भाइयों से कंपैरिजन करें या अन्य दोस्तों से कंपेयर करें, लेकिन स्टूडेंट्स लाइफ में जो एक छात्र, एक युवा जिस ढंग से अपना जीवन बिताता है उसी ढंग का एक सामान्य जीवन मैंने बिताया। कई सारी एकेडमिक्स के अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी उसमें भी पार्टिसिपेट किया। हमने अपने कॉलेज में वॉल मैगजीन निकाली, उसके लिए मैं नियमित लेख लिखता था। हम लोगों के माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग के कई सारे ग्रुप्स थे, उनके साथ में पार्टिसिपेट करता था। तो आउटडोर एक्टिविटी भी मैं अपने लगातार उसमें काम करता रहा। जी, मतलब आप वो स्टूडेंट्स में रहे जो मल्टी टास्किंग रहे, जिन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट भी किया। सो सर, आज के युवा को जब आप देखते हैं, उनका जो एक कॉलेज लाइफ, उनका जो एक बचपन हो चुका है, ड्रीम्स बहुत सारे बच्चे आज भी देखते हैं, उन्हें ये वर्दी से प्यार है, उन्हें देश से प्यार है, उन्हें अपने शहर से प्यार है, पर क्या अंतर देखते हैं आप आज के युवा में और अपने समय को अगर आप कंपेयर करें तो? मुझे जो एक अंतर नज़र आता है
आज युवा उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और उनके पास इंटरनेट की दुनिया है जी। उनके पास असीमित भंडार हैं सूचना के। लेकिन उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं, अगर हम छोटे शहरों की बात करें, वो बहुत फोकस्ड नहीं है लाइफ में उन्हें क्या करना है। मेरे ख्याल से ये आपकी 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के बाद लगभग तय हो जाता है। उसके बाद भी हम छोटे शहरों में देखते हैं, जैसे कि हल्द्वानी, रामनगर या इधर उत्तराखंड के ज़्यादातर शहर, उसमें हमें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। ना हमारा जो ग्रुप होता है दोस्तों का वो कुछ हमें बता पाते हैं, ना ही पेरेंट्स इस काबिल होते हैं कि वो हमें कुछ गाइड कर सकें। ये जब आपको और लोगों से एक्सपोजर होता है, औरों के साथ आपकी मीटिंग्स होती हैं, उनके साथ दोस्ती होती है, बाहर की दुनिया से एक्सपोजर होता है, तब हमें पता चलता है कि ओह इतनी सारी संभावनाएं हैं ज़िंदगी में। तो आप अपने लिए फिर संभावनाएं तलाशते हैं, जिसमें आप बहुत सारे अलग अलग डिसीजंस लेते हैं, जो आज का युवा भी करता है कि ग्रेजुएशन कुछ और है, पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ और है, क्योंकि आप बाहर निकलते हैं, आप बहुत कुछ देखते हैं। सर, ऐसा ही आपका भी एक डिसीजन है, आपने एमफिल की, पीएचडी की, आप साइंटिस्ट बने, उसके बाद आप पुलिस डिपार्टमेंट में आए। ये जो पूरी जर्नी है सर, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और इसमें कोई डाउट नहीं है सर कि बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हैं, आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, पर साइंटिस्ट बनना, उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट में आना, ये चेंज का कारण क्या है और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इस चेंज में? ये चेंज बहुत आसान नहीं था, क्योंकि एकेडमिक्स से मैं जुड़ा था और एक नेचुरल सी बात थी कि उसी लाइन पे ही मैं अपना करियर बनाऊं, और ये हुआ भी। मैंने अपना एमफिल पीएचडी जब कर रहा था, तो पीएचडी ख़त्म होने से पहले ही मुझे आईसीएफआरई में साइंटिस्ट की जॉब मिली और मैंने उसको ज्वाइन किया। 3 साल मैं लगातार उस जॉब में रहा। लेकिन मेरे जब मैं दिल्ली गया, दिल्ली जाने के बाद मुझे हुआ कि मुझे सिविल सर्विसेज में आना चाहिए, इसमें और ज़्यादा बेहतर संभावनाएँ हैं। दूसरा, वहाँ पे एक इस रंग का माहौल था। हमारे जेएनयू में जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे लोग अब्रॉड चले जाते हैं, तो मुझे बाहर नहीं जाना था, ये मैंने पहले से तय किया हुआ था। और जब मैंने कई और लोगों को देखा जो तैयारी कर रहे थे या जो पहले वहाँ के स्टूडेंट रहे थे, उनसे इंटरेक्ट किया, तो मुझे लगा कि सिविल सेवा लोगों की सेवा करने का एक और बेहतर जरिया हो सकती है। मैं तैयारी कर रहा था, और जब पहला बैच हम लोगों का उत्तराखंड पीसीएस का निकला, तो उसमें फिर मुझे पुलिस सर्विस आवंटित हुई। इसमें भी एक हिच रहा, क्योंकि मैं शुरू से पुलिस सर्विस के प्रति मुझे कभी ये यकीन नहीं था कि मैं इस सर्विस में आऊँगा। लेकिन आज 15-16 साल की सर्विस के बाद मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक बहुत शानदार मौका रहा। और आज के दिन अगर मैं बात करूं, तो मैं अपने इस जॉब से बहुत संतुष्ट हूं। तो सर, अगर पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं होते तो कहाँ होते आज आप? नेचुरल सी, मैं अभी साइंटिस्ट होता और किसी जगह का, किसी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर होता। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ के बजाय जो मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन है, वो इस जगह पे बेहतर है। और ये जर्नी भी बहुत ट्रम्बलिंग रही। स्विच ओवर करना काफ़ी पेनफुल था। पेनफुल इस सेंस में, मैं ऑलरेडी जॉब में था, और वो एक वाइट कॉलर जॉब था, जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हम लोग अपनी बात कह सकते थे। पुलिस विभाग या अन्य जितने भी यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं, वहाँ पे डिसिप्लिन होता है और वहाँ पे कमांड होती हैं। तो जब मैं शुरू में ट्रेनिंग में गया, तो मुझे किसी चीज़ को पूछना होता था, उसके सही जवाब नहीं मिल पाते थे। उस समय मुझे ये लगता था कि मैं गलत जगह पे आ गया हूँ। और एक मौका ऐसा आया जब मैंने सोचा कि मैं वापस अपने उसी फोल्ड में जाऊँ, उसी पुरानी नौकरी में जाऊँ। लेकिन फिर मुझे कई लोगों से मुलाकातें हुई जो पुलिस सर्विस में थे और अलग अलग एस्पेक्ट पे काम कर रहे थे। उनसे मिलने के बाद मुझे लगा नहीं, मैं सही जगह पे हूँ। और आज इतने सालों की नौकरी के बाद मुझे लगता है कि नहीं, जो मेरा डिसीजन था वो सही था। वो थोड़ा सा बीच का एक ग्लिच था जिसमें थोड़ा ट्रम्बलिंग इफेक्ट रहा। अदरवाइज़ ये जर्नी अब अच्छी रही। बिल्कुल सर। सर, जब आपने बोला 15-16 साल से आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, आप सेवा के नीयत से या सेवा के लिए आए इस पुलिस डिपार्टमेंट में, तो हमने अपने ही शहर के हल्द्वानी से ही कुछ लोगों से सवाल उठाए, जिसमें से हमने टॉप 3 ऐसे क्वेश्चंस उठाए हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो एक्चुअली हल्द्वानी के लोग एसपी सिटी से पूछना चाहते हैं, मुझे ये कहना चाहिए। तो सर, पहला सवाल इसमें ये है कि ब्रिटिश टाइम से अब तक आपको लगता है कि जो पुलिस की नीतियां हैं उसमें कुछ बदलाव आए हैं? अगर आपको लगता है तो वो कौन से ऐसे बदलाव हैं, और अगर आपको लगता है कि ऐसे बदलाव नहीं आए हैं तो क्या बदलाव हो सकते हैं जो आने चाहिए, ज़रूरी है समाज के लिए, आज के युवा के लिए और देश के लिए?
बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम बात करें जो बदलाव नहीं हुए हैं, तो वो हमारी जो संहिताएँ हैं, जो कोड हैं, वो चेंज नहीं हुए हैं। वो जी। चाहे आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, एविडेंस एक्ट हो या दूसरे जितने भी कानून हैं, उनका बेसिक स्ट्रक्चर आज भी जो इम्पीरियल पीरियड का था वो वही है। हम इसको चेंज करने में नाकामयाब रहे। बिल्कुल। बहुत हद तक इसने हमारी ज़रूरतें पूरी की। इम्पीरियल टाइम का जो माइंडसेट था पुलिस का, वहाँ पे शासक वर्ग को एक इस ढंग का समूह चाहिए था जिसके कारण उनका शासन प्रशासन सुचारू रूप से चल सके, लोगों से वो वसूली कर सकें, अपने टैक्स कलेक्ट कर सकें और किसी भी आवाज़ को उठने ना दें। बिल्कुल। आज़ादी के बाद चेंज हुआ, लोकतंत्र हमारे यहाँ पे आया, बिल्कुल। लॉज वो वही रहे, लेकिन चेंज ये आया इन एक्ट में कि उनको इम्प्लीमेंट फिर हमने अपने इंडियन माइंडसेट से करना शुरू किया। बिल्कुल। हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, हमारी विधायिका, हमारी न्यायपालिका, उसने कई सारे इस ढंग के अमेंडमेंट्स, कई इस ढंग की चीज़ें, नए नियम कानून बनाए जिसके तहत जो आज की पुलिस है वो काम करती है। बिल्कुल। उसमें अगर हम देखें तो आज की पुलिस और पहले की पुलिस में जो पहले की सामंतवादी मानसिकता जो थी वो अब चेंज हो रही है। हम अब फैसिलिटेटर बन रहे हैं। अभी मैं पूरी तरह से तो नहीं कहूँगा कि ये काम पूरा हो गया, लेकिन काफ़ी हद तक अगर हम देखें आज की डेट में उत्तराखंड पुलिस का ही अगर आप एग्जांपल लें जी। तो जो कुछ पिछले हमारे सामने एग्जांपल्स आए हैं, चाहे वो आपदा का समय रहा हो, चाहे वो किसी विवाद को सॉल्व करने का रहा हो, इसमें लोगों के साथ मिलकर कम्युनिटी पुलिसिंग को हमने अपनाया और बेहतरीन सुविधाएं दी, जो ऐसे टाइम पे हम पास हुए जिस समय कि और विभाग या अन्य लोग फेल हुए हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि ये एक पॉजिटिव चेंज है। हालांकि इसमें अभी बहुत किया जाना है। हमें महिला सुरक्षा में, हमें जो क्रिमिनल इंट्रोगेशन सिस्टम है उसमें सुधार की ज़रूरत है। हमारे पास इस समय कई सारे आयोगों का दबाव रहता है जिसमें कि हम लोग जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना होता है, साथ में ही हमें पीड़ित को न्याय भी दिलाना होता है। अब कहीं पे अगर मान लिया किसी ने चोरी की, तो जो पीड़ित पक्ष होता है उसको लगता है कि मेरा माल बरामद हो जाए, मुझे पूरी रिकवरी हो जाए। हमारे ऊपर जो आयोगों का दबाव होता है उसमें होता है कि आपको इसको बहुत शालीनता से पूछताछ करनी, इसको कोई थर्ड डिग्री इस्तेमाल नहीं करनी होती है। तो ये जो बैलेंस है ये बनाना मुश्किल होता है और धीरे धीरे इन चीज़ों में काम करने की ज़रूरत है, जो मुझे लगता है कि पुलिस के लिए ये चुनौतियां हैं। आने वाले टाइम पे कुछ और मामलों में भी नए जो संवाद स्थापित करने की ज़रूरत है, जिसमें मैं ये कहना चाहूँगा जैसे कम्युनल हार्मोनी है, इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो लोगों का माइंडसेट, लोगों के लिए ऐसे नियम कानून बनाए जाएं कि कहीं पे भी किसी को, जो हमारी लोकतंत्र की अवधारणा है, जो हमारे प्रियम्बल हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के, जो हमारे आज़ादी के टाइम लोगों ने जो सपने देखे हैं वो कहीं छिन्न भिन्न ना हो। और सर, पहाड़ों की अगर हम बात करते हैं, पहाड़ों के प्रोस्पेक्टिव से पहाड़ों की जो ज़रूरत है वो अलग है, वो और शहरों से अलग है, वो और स्टेट से, राज्यों से अलग है। तो उसके अगर हम उसके पर्सपेक्टिव पे बात करें तो क्या कुछ चेंजेस आप बताएंगे, 1 से 2 चेंजेस ऐसे जो बहुत ज़रूरी है अभी राइट नाउ, जिस पे काम करना बहुत ज़रूरी है पुलिस डिपार्टमेंट का? पहाड़ों में रेवेन्यू पुलिसिंग की अभी तक जो व्यवस्था है वो बनी हुई है और ये धीरे धीरे एक ट्रांजिशन हो रहा है जिसमें आप नई जगहों पे थाने और चौकियां खोले जा रहे हैं। चूँकि पहाड़ों में क्राइम बहुत कम होता है, जो हार्डकोर क्राइम होता है, वहाँ पे हम दूसरी चीज़ें कर सकते हैं। पहाड़ों में आपदाएं काफ़ी आती हैं, तो ऐसे समय पे ऐसे समूह की, ऐसे विभाग की ज़रूरत पड़ती है जो इमीडिएट उनकी मदद कर सके, उनको उस परेशानी से उबार सके, उनकी सेवा कर सके। तो आपदा में हम बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। टूरिज़्म के क्षेत्र में अगर हमें बाहर से कोई हमारा मेहमान आ रहा है, उसको यहाँ बताने के लिए अगर अच्छे गाइड की ज़रूरत है, उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी की ज़रूरत है, वो काम हम लोग कर सकते हैं, जो काफ़ी हद तक हम लोग कर रहे हैं। और महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा पे काम करने की ज़रूरत है। पहाड़ में जो महिलाएं हैं वो काफ़ी डिप्रेस्ड हैं, उसमें भी पुलिस, उत्तराखंड पुलिस अपना योगदान दे सकती है। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छे आपने कुछ ऐसे शब्द बोले जो पहाड़ के लोग डेफिनेटली इससे रिलेट भी कर सकते हैं और चाहते भी हैं, ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि इन पे काम होना चाहिए। सर, दूसरा सवाल जो जनता आपसे पूछना चाहती है वो ये है कि हल्द्वानी पे आप काम कर रहे हैं, तो हल्द्वानी की खासियत
आपके हिसाब से क्या है और कमी क्या है? हल्द्वानी में आए हुए अभी तो मुझे कम समय हुआ, लेकिन जो इस कम समय में मैंने जाना, जी। हल्द्वानी में एक तो लोकल रेजिडेंट्स कम हैं। यहाँ पे बाहर से आए लोग, स्पेशली जो पहाड़ से लोग आए हैं, रिटायरमेंट के बाद जो आते हैं वो लोग रहते हैं। जी। हालांकि काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, काफ़ी पॉलिटिक्स का हो चाहे बिजनेस का हो, ये हब है। लेकिन यहाँ लोग अपने में मस्त हैं। कोई सामूहिक क्रियाकलाप मुझे नज़र नहीं आता। अगर कुछ हैपनिंग प्लेसेस देखें हम, आर्ट के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, कोई म्यूजिकल एक्टिविटी के हिसाब से, तो मुझे तो 8-9 महीने में अभी कोई ऐसी गतिविधियां नज़र नहीं आई जिसकी बहुत ज़रूरत है। और एक ये जीवंत सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस ढंग की चीज़ें हों। अगर अच्छा ही कहूँ तो अच्छा ये है कि सभी लोग पढ़े लिखे हैं और चीज़ों को जानते हैं, कानूनों को जानते हैं, लॉ अबाइडिंग है। अगर आप देखें पूरे प्रदेश में यही एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पे पिलियन राइडर्स भी हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। मुझे तो यहाँ आने के बाद ये बड़ी बेहद खुशी हुई कि पहली बार हमें लोगों को देखा कि खुद अपने आप हेलमेट पहनते हैं और अपने पिलियन राइडर्स को, अपने साथी को भी हेलमेट पहनाते हैं। जी। तो ये जो एक वो कहना चाहिए तारीफ मिली है हल्द्वानी की जनता को, तो ये आपकी मतलब आपके लिए अच्छी बात है, खुशखबरी है कि आप लोग अच्छे से लॉस को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सर ने एक बात बोली कि हम लोग जो है आर्ट्स को लेके आगे नहीं आ रहे हैं, हम लोग एक कम्युनिटी की तरह ग्रो नहीं कर रहे हैं, जो भी बहुत ज़रूरी है एक ऐसी सोसाइटी के लिए, एक ऐसे समाज के लिए जो आगे बढ़े, जो एक साथ रहे, जहाँ पे खुशियाँ हो, एक ग्रोथ हो। उसके लिए मैं, सर ने भी ये बात बोली और पगडंडी की पूरी टीम की तरफ से भी मैं दरखास्त करती हूँ आप सभी से कि आर्ट को लेकर हमें आगे आना चाहिए। हमारा पहाड़ी कल्चर, कुमाऊनी कल्चर, गढ़वाली कल्चर बहुत रिच है इन सारी चीज़ों में। हमें अपने कल्चर के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए और आगे ज़रूर आना चाहिए। सर तीसरे सवाल पे आते हैं इसी के साथ में। उत्तराखंड पुलिस का जो मोटो है वो है मित्रता, सेवा और सुरक्षा। लेकिन सर आम जनता और पुलिस के बीच में एक डिस्टेंस है, एक गैप है। उसका रीज़न ये है कि लोग बहुत डरते हैं पुलिस से, या उनके पास आने में जो एक इमेज बनी हुई है, ट्रेडिशनल कन्वेंशनल इमेज बोलिए या करेंटली भी ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको बदलने के लिए सर आप क्या देखते हैं, क्या कदम उठाना चाहेंगे या क्या कर सकते हैं इस फील्ड पे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पुलिस की जो स्टीरियोटाइप इमेज है ये कैसे बनती है। ये हमारे रोज़ाना के अखबारों में जो पुलिस की खबरें छपती हैं या फिल्मों में उस पुलिस इंस्पेक्टर को दिखाते हैं या उस टीम को दिखाते हैं जो क्राइम होने के बाद, क्रिमिनल्स के भागने के बाद वहाँ पे पहुँचती है लेट लतीफ़ और हवा में फायर करती है। ये स्टीरियोटाइप जो इमेज है इसको बदलने में समय लगेगा। और मुझे बहुत खुशी है कि उत्तराखंड पुलिस अपने सीनियर ऑफिसर्स के नेतृत्व में कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम चला रही हैं। हम लोगों ने CLG ग्रुप्स बनाए हैं गांव में। हमारे VCNB लोग हैं जो सुरक्षा मंडली होती है। कई जगह आप लोगों ने देखा होगा, चाहे वो ड्रग्स के मामले में हो, ट्रैफिक के बारे में हो, तो इस ढंग के कार्यक्रम चलाते हैं जिसमें लोगों को इन्वॉल्व करती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें और पुलिस की उस इमेज को बदलें। बीच का जो कोरोना के 2 सीज़न थे, इसने पुलिस को पब्लिक के बीच में पहुंचाने का बड़ा अच्छा काम किया और हमारे बीच की दूरियां काफ़ी कम हुई। मुझे उम्मीद है कि जब भी कोई ऐसा कठिन समय आता है उस टाइम पे पुलिस पब्लिक के पास होती है और पब्लिक इसको धीरे धीरे रियलाइज़ करती है। उन्होंने भी इस चीज़ को जाना और काफ़ी हमें सम्मान दिया। अब मुझे उम्मीद है आने वाले समय में ये दूरी और कम होगी और हम पुलिस के अच्छे दोस्त के रूप में बनकर आएंगे। बिल्कुल सर, हमारा भी यही प्रयास है सर। ये जो इंटरव्यू है या हम आप तक पहुंच रहे हैं से 1 to 1, हमारा भी यही प्रयास है कि जो एक आम जनता है और एक पुलिस है उसके बीच का जो एक गैप है ये ख़त्म हो। हम लोग अपने लॉस को समझें और हमें ये समझ में आए कि पुलिस डिपार्टमेंट हमारी मदद के लिए है, हमें आगे बढ़ाने के लिए। तो सर ये जो सवाल थे ये तो जनता के थे अपने SP सिटी से। आज SP सिटी हल्द्वानी अपनी जनता से क्या चाहते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे कि आप अपनी जनता से क्या एक उम्मीद रखते हैं कि वो आपको कैसे मदद कर सकते हैं इस शहर को आगे बढ़ाने में, या पुलिस डिपार्टमेंट की जो मदद होती है आपके साथ में खड़े रहने के लिए, तो आप क्या एक वो कहेंगे अपनी जनता से? हल्द्वानी की जनता को मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले हम
किसी विभाग पे या दूसरों की तरफ ना देखें। सबसे पहले आज के टाइम पे जो दिक्कत है वो हल्द्वानी की ही नहीं और जगह की भी, कि हम अपने राइट्स को तो बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, लेकिन हमारी ड्यूटीज़ क्या है उनके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं। तो अगर मुझे ये लगता है कि नहीं, मुझे इस पब्लिक प्लेस पे गंदगी नहीं करनी है, मुझे इस जगह से गाड़ी नहीं निकालनी है, मुझे रेड लाइट फॉलो करना है, या कोई भी इस टाइप का काम जिसमें हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, उसको हम समझें। ये गवाह है इतिहास, जिन देशों ने प्रोग्रेस किए हैं वहाँ के निवासियों ने खुद अपने को डिसिप्लिन रखा और देश को, राष्ट्र को पहले नंबर पे रखा। हम अगर जापान की बात करें तो वहाँ के लोग इतने मेहनती होते हैं, वहाँ किसी को डिसिप्लिन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वो इतने ही खुद डिसिप्लिन है कि उनको अगर कहीं कुछ है, काम करना तो लाइन में लग के करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ पे अगर कभी हड़ताल करते हैं तो वो वर्किंग आवर्स में नहीं करते हैं, वो जब उनकी छुट्टी हो जाती है उसके बाद वो हड़ताल पे बैठते हैं अपनी मांगे मंगवाने के लिए। बहुत साइलेंट। तो खुद को डिसिप्लिन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी हम औरों से भी अपेक्षा रखेंगे कि ये चीज़ ठीक हो। यही मैसेज मैं हल्द्वानी की जनता को कहना चाहूँगा। बिल्कुल सर। तो अब तक जो हमने सवाल किए एसपी हल्द्वानी से वो थे लॉ के बारे में, जनता के बारे में, सोसाइटी के बारे में और सर की लाइफ के बारे में। अब एक फन सेशन करते हैं जिसमें आपको थोड़ा जल्दी जल्दी रिप्लाई करना होगा। आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे हम सोचने का। तो ऐसे 3-4 सवाल हैं जो मैं आपसे करूंगी। एंड तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि अगर आपके पास अभी इसी वक्त एक सुपर पावर आ जाए तो वो कौन सी सुपर पावर होगी सर जो आप चाहेंगे और आप उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे? मैं अगर इस ढंग का कोई गॉड गिफ्ट मुझे मिले तो मैं चाहूँगा ना, मैं ओमनी प्रेजेंट हो जाऊँ, कि किसी भी जगह पे मैं एक टाइम पे ही कई जगह मैं दिखाई दूँ, जिससे क्या होगा, मैं बहुत सारे कामों को अंजाम दे सकूँ। किसी भी आदमी के पास समय कम होता है, लेकिन अगर वो 1 मिनट में अगर 10 काम करना चाहें तो इस ढंग की वो चाहूँगा कि मैं 10 जगह पे दिखाई दूँ। एंड आई होप सर कि ऐसा हो, ऐसा कुछ हो, कोई सुन रहा हो सडनली ऐसी कोई पावर हमारे डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट के पास में आ जाए तो इट विल बी वेरी यूजफुल आम जनता के लिए भी, उसमें कोई शक नहीं। सर दूसरा सवाल ये है कि अगर आपको अभी 1 करोड़ रुपए दे दिए जाएँ तो आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे? ये बड़ा टफ क्वेश्चन है सर जल्दी जल्दी। मतलब पुलिस वालों से बिजनेस की बात करना ये बड़ा मुश्किल काम है। आप क्या सर एज एन इंडिविजुअल बताइए, अगर आपको 1 करोड़ रुपए मिले तो आप कौन सा बिजनेस करना चाहेंगे? मैं एक रेस्टोरेंट खोलना चाहूँगा जहाँ पे मैं लोगों को सर्व कर सकूँ और बड़े इत्मीनान से मैं अपनी जो अपनी पैशन है उसको भी पूरा कर सकूँ और लोगों को एंजॉय करता हुआ देख सकूँ। जी सर, लास्ट गिफ्ट आपको क्या मिला था और आपने किसी को क्या दिया था? ये घड़ी मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट दी थी और घड़ी मैंने भी अपनी वाइफ को दी थी, तो ये एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट हो गया कि ये घड़ी आपने उनसे ली भी थी और उन्हें दी भी थी। हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, बिल्कुल। सो सर लास्ट सवाल फन सेशन का ये है कि अगर आपके पास टाइम मशीन आ जाए, आप कौन सी सेंचुरी में जाना चाहेंगे और क्यों? मैं अगर टाइम मशीन के हिसाब से होगा तो जो प्री हिस्टोरिक एज होती है ना, उसमें जाना चाहूँगा। जंगल में घूमना और उसी ढंग से रहना, उसी ढंग से जीवन यापन करना। हम थक चुके हैं इस कृत्रिम दुनिया में, इस केमिकल वाली दुनिया में। ऐसा लगता है कि जो नेचुरल हवा है, नेचुरल आवरण है, उसी में रहें, वो उसको मैं पसंद करूँगा। मतलब आग का आविष्कार करना चाहते हैं सर आप, वही पत्थर रगड़ के सर वापस से आग का आविष्कार की संभावनाएं बनेंगी, फिर कुछ नया आविष्कार होगा, फिर से आग का आविष्कार हो, फिर से पहिया बने, फिर से कुछ इस ढंग के हों कि दुनिया को कुछ बड़ी चीजें मिले। बिल्कुल। तो सर ये तो हमें दिख रहा है कि साइंटिस्ट तो अभी सर आपके अंदर का कहीं नहीं गया है। साइंटिस्ट तो अभी भी यही है जो आविष्कार करना भी चाहता है, चाहे दुनिया की, समाज के बदलाव के लिए, पर देयर इज दैट स्पार्क इन यू। बिल्कुल। ओके सर, तो फन सेशन के तो यही 4 सवाल थे और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इसका जवाब दिया है। आई होप कि जनता को बहुत पसंद आएगा एसपी सिटी, अपने एसपी सिटी के ये जवाब सुनकर। सर आखिरी, आज के दिन का, आज के इस इंटरव्यू का आखिरी सवाल ये रहेगा, एक मैसेज जो यंगस्टर्स को देना चाहेंगे अपने शहर के, हल्द्वानी के, जिससे कि ये शहर आगे बढ़े, हम ये जो यहाँ के यंगस्टर्स हैं वो आगे बढ़े, क्या वो एक मैसेज होगा सर? मुझे ना आचार्य श्री राम शर्मा साहब का एक वाक्य आता है और वो मैं अक्सर सभी को कहता हूँ। मैं उसकी 2 ही लाइन हैं जी।
हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो लेट अस इम्प्रूव आवर सेल्फ, एग्जैक्टली, तो एंटायर वर्ल्ड विल चेंज। बिल्कुल, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है एसपी सिटी हल्द्वानी से पूरी हल्द्वानी की जनता के लिए, यंगस्टर्स के लिए। तो अगर आप अपने शहर को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, ये समाज आगे बढ़े, तो अपने पे काम कीजिए, अपने लिए काम कीजिए और पुलिस डिपार्टमेंट की भी मदद कीजिए और जितने लॉज हैं उन्हें अच्छे से फॉलो कीजिए। तो सर, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, हमारी टीम से मिलने के लिए, इतने सारे बेहतरीन जवाब देने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।